नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं। जरा सोचिए, क्या 5000 साल पुराना कोई प्राचीन ग्रंथ हमारी आज की सबसे उलझी हुई और जटिल आधुनिक समस्याओं का समाधान दे सकता है? तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि कैसे महाभारत केवल इतिहास की एक कथा नहीं है, बल्कि आज के डिजिटल और कॉर्पोरेट युग को समझने के लिए एक बेहद प्रासंगिक और जीवंत ढांचा है। आज की हमारी इस चर्चा के मुख्य बिंदु कुछ इस तरह होंगे। पहले हम इस प्राचीन महाकाव्य की जड़ों तक जाएंगे, फिर कृष्ण की कूटनीति समझेंगे, उसके बाद पौराणिक हथियारों की तुलना आधुनिक तकनीक से करेंगे, फिर हम चलेंगे साइबर कुरुक्षेत्र की ओर और अंत में देखेंगे कि कैसे आज के कॉर्पोरेट बोर्ड रूम नए युद्ध के मैदान बन गए हैं। तो चलिए इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। भाग 1। प्राचीन महाकाव्य को फिर से अपनाना। देखिए, इस ग्रंथ की असल गहराई को समझने से पहले हमें उस स्कॉलरशिप और मेहनत को समझना होगा जो इसे इसके मूल रूप में वापस लाने के लिए की गई। औपनिवेशिक पूर्वाग्रहों के कारण इसे कई बार गलत समझा गया, इसलिए इसे वापस इसकी प्रामाणिकता के साथ स्थापित करना एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम था। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 73,569। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। इस महाकाव्य में इतने श्लोक हैं। अगर हम ग्रीक महाकाव्यों इलियड और ओडिसी दोनों को मिला भी देना, तो भी हमारा ये ग्रंथ उनसे 10 गुना बड़ा है। मतलब ये सिर्फ एक कहानी भर नहीं है, बल्कि राजनीति, युद्ध और व्यावहारिक जीवन का एक पूरा का पूरा विश्वकोश है। और इसे हम तक इसके सबसे शुद्ध रूप में पहुंचाने का सफर भी कोई छोटा नहीं रहा। कई दशकों तक विद्वानों ने 1259 अलग अलग पांडुलिपियों को खंगाला। 1966 में वीएस सुखंतर के क्रिटिकल एडिशन से लेकर 2014 में विवेक देब्रॉय के संपूर्ण अंग्रेजी अनुवाद तक ये इस ग्रंथ को वैश्विक स्तर पर सुलभ बनाने का एक बेहद ही स्मारकीय प्रयास रहा है। हालांकि अकादमिक दुनिया में इसकी उत्पत्ति को लेकर काफी बहस होती रही है। उदाहरण के लिए पश्चिमी इंडोलॉजिस्ट वेंडी डॉनेगर का नजरिया देखें तो उनका मानना है कि ये ग्रंथ एक तरह का बेतरतीब मिश्रण है। वो इसकी तुलना फ्रैंकेनस्टाइन के राक्षस से करती हैं, जिसे अलग अलग कहानियों और लेखकों के टुकड़ों को बस एक साथ जोड़ दिया गया हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अडलूरी और बागची जैसे भारतीय विद्वानों का नजरिया इससे बिल्कुल उलट है। उनका बहुत ही स्पष्ट तर्क है कि ये कोई बेतरतीब जोड़-तोड़ नहीं है, बल्कि एक बेहद कठोर वैज्ञानिक और गणितीय संश्लेषण है। उनके अनुसार इसके पीछे एक बहुत ही तार्किक और व्यवस्थित ढांचा काम कर रहा है। भाग 2। शासन कला और कृष्ण की कूटनीति। तो अब सवाल ये है कि ये सब आज के समय में कैसे लागू होता है। आइए देखते हैं कि कैसे ये प्राचीन नीतियां आज की मॉडर्न कूटनीतिक रणनीतियों से मेल खाती हैं। अगर हम कृष्ण की बात करें तो वो किसी भी आधुनिक ट्रांसफॉर्मेशनल सीईओ से कम नहीं थे। उनकी कूटनीति कमाल की थी। उन्होंने आदर्शवाद और व्यवहारिक जरूरतों के बीच एक जबरदस्त बैलेंस बनाया। उनका पहला लक्ष्य हमेशा युद्ध टालना और शांति स्थापित करना होता था। मतलब सिर्फ ताकत के दम पर नहीं, बल्कि इंसानी मनोविज्ञान और स्मार्ट कूटनीति के जरिए नतीजे अपने पक्ष में कैसे करने हैं, ये उनसे बेहतर शायद ही कोई जानता था। भाग 3। पौराणिक हथियारों से आधुनिक तकनीक तक। कूटनीति से आगे बढ़कर अब जरा युद्ध के मैदान की बात करते हैं। क्या आपको पता है कि प्राचीन ग्रंथों के दिव्य हथियारों और आज की 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी में कितनी हैरत अंगेज समानताएं हैं? और ये बात यहां एकदम सटीक बैठती है। जरा ब्रह्मास्त्र के वर्णन को देखिए। हजारों सूर्यों जैसी अंधी कर देने वाली रोशनी, पानी का उबलना और बाद में बाल और नाखूनों का गिरना। क्या ये सुनकर आपको कुछ याद आया? बिल्कुल, ये विवरण हूबहू आधुनिक परमाणु बम के फटने और उसके जानलेवा रेडियोधर्मी रेडिएशन के असर जैसा ही तो है। बात यहीं खत्म नहीं होती। नारायणास्त्र को ही ले लीजिए, जो दुश्मन को खुद ब खुद ट्रैक करके मार गिराता था। आज की स्मार्ट मिसाइलें भी तो यही करती हैं। और प्राचीन विमान, उनका काम करने का तरीका आज के सुपरसोनिक स्टील्थ फाइटर जेट्स और ऑटोनॉमस ड्रोन से इतना मिलता जुलता है कि इंसान बस सोच में पड़ जाए। तो यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है, वो रथों और तीरों वाला पुराना युद्ध आज के इस इंटरनेट और डिजिटल कंट्रोल वाले युग में कैसे फिट बैठता है? अगर आज के समय में वो युद्ध लड़ा जाए तो वो कैसा दिखेगा? भाग 4। साइबर कुरुक्षेत्र। और इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है एक असल जिंदगी के हैकाथॉन में। यहाँ इस महाकाव्य से प्रेरणा लेकर टीमों को कौरवों और पांडवों में बांट दिया गया और उनके बीच शुरू हुआ एक रियल टाइम डिजिटल युद्ध, यानी एक असली साइबर वॉर। अब इस स्लाइड में जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि हमलावर यानी कौरव टीम सिस्टम में सेंध कैसे लगाते हैं।
वे एक छुपी हुई शॉर्टकट फाइल के जरिए एक खतरनाक डीएलएल पेलोड छोड़ते हैं और फिर चुपके से एक कमांड सर्वर से कनेक्ट हो जाते हैं। आज के हैकर्स बिल्कुल इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं। इस डिजिटल महाभारत के 4 मुख्य पड़ाव हैं। पहले घुसपैठ करना, फिर सिस्टम में अपनी जड़ पक्की करना, उसके बाद अपने अधिकार बढ़ाना और अंत में फाइनल शोडाउन यानी आमना सामना। बचाव करने वाले पांडवों को इस हमले को नाकाम करने के लिए इवेंट लॉग, रजिस्ट्री कीज और प्री फेच फाइल्स को खंगालकर एक अभेद्य सुरक्षा चक्र बनाना होता है। भाग 5 नए युद्ध के मैदान के रूप में बोर्डरूम। साइबर दुनिया से बाहर निकलकर अब हम इस महाकाव्य को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। आज की बड़ी बड़ी कंपनियों के बोर्डरूम किसी कुरुक्षेत्र से कम नहीं हैं, जहां महाभारत की किरदारों की झलक आज के कर्मचारियों और लीडर्स में साफ देखी जा सकती है। जरा तुलना करके देखिए। युधिष्ठिर उस तरह के मैनेजर हैं जो बहुत ज्यादा आदर्शवादी हैं, जो बस नियमों की किताब से चलते हैं और असल हालात के हिसाब से खुद को नहीं ढाल पाते। और दुर्योधन वो उस टॉक्सिक बॉस की तरह हैं जो टीम के प्रदर्शन से ज्यादा अपनी पावर, अपनी कुर्सी और अपने अहंकार को अहमियत देते हैं। आइए इसे थोड़ा और आगे ले जाते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। शकुनी बिल्कुल उस चालाक सहकर्मी की तरह हैं जो ऑफिस पॉलिटिक्स और दूसरों को मैनिपुलेट करने में माहिर हैं। और दूसरी तरफ है कर्ण। वो एक ऐसे टैलेंटेड कर्मचारी के प्रतीक हैं जिनके पास हुनर की कोई कमी नहीं, लेकिन एक गलत कंपनी या गलत नेतृत्व के प्रति उनकी वफादारी उनका पूरा पोटेंशियल बर्बाद कर देती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कॉर्पोरेट दुनिया में सफलता सिर्फ ताकत या अकेले हुनर से नहीं मिलती। यहां जरूरी है रणनीतिक सोच, सही समय पर नैतिकता और व्यावहारिकता का बैलेंस बनाना, और ऑफिस पॉलिटिक्स से बचकर रहना। पुरानी दुश्मनी पालना या बिना पक्षपात के सही टैलेंट को ना पहचानना आपको सिर्फ नीचे ही गिराएगा। अंत में यह सब कुछ हमारे चुनाव, हमारे फैसलों पर आकर टिकता है। महाभारत की सबसे बड़ी सीख यही है कि सफलता सही वक्त पर सही फैसले लेने में है। आज की इस भाग दौड़ भरी और जटिल दुनिया में हमारे वही रणनीतिक फैसले हमारा कल तय करेंगे। जरा सोचिएगा इस बारे में कि आपके आज के फैसले आपका क्या भविष्य लिख रहे हैं। ये 5000 साल पुराना ग्रंथ आज भी हमारे लिए एक बेहतरीन मार्गदर्शक है। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।